एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, पहले आप जाके उसको देख कर आइए, फिर इन चीज़ों को देखिए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें हम पेपर नंबर 1 में अति लघु उत्तरीय वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, क्योंकि अक्सर करके आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि सर हम अति लघु उत्तरीय कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना होगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते रहते हैं, तो इसके बारे में जो है हमने थोड़ी बहुत खोजबीन की है और आपके लिए करीब करीब 50 से 60 क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आए हैं पेपर नंबर 1 के लिए, जो आपकी परीक्षा में आने बिल्कुल तय हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो की जो श्रृंखला लगातार चल रही है पार्ट वाइज, इसको आपको देखते रहना है। और इसमें हम ज़्यादा प्रश्न कवर करने का प्रयास नहीं करते हैं, करीब करीब 6 से 7 8 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे आप लोग उन चीज़ों को याद भी कर पाएँ और उनसे लाभान्वित भी हो पाएँ। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम 1 से 2 घंटे या 3 घंटे का कोई मैराथन क्लास चला दें, उसमें करीब करीब 100 प्रश्न आपके कवर करवा दें और आप उसमें से 5 भी याद न रख पाएँ, तो कोई फ़ायदा है नहीं उसका। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उनको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने 7 नंबर प्रश्न तक सब कुछ कवर कर लिया था। अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। 8वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ ले रहा है, दस्त या पेचिश से क्या आशय है। ठीक है, तो दस्त लगना उस स्थिति को कहते हैं जिसमें पतले पानी जैसे मल त्याग बार बार होते रहते हैं। पतले या पानी जैसे मतलब जैसे अगर आपको लेटरिन वगैरह पेट खराब होता है कभी कभी, तो ऐसा होता है कि आप जब लेटरिन करने जाते हैं तो आपको लेटरिन का पानी ज़्यादा निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। जब पतले दस्त के साथ रक्त और श्लेष्मा भी निकलता है, उस स्थिति को पेचिश कहते हैं। मतलब कह रहे हैं अगर आपके लेटरिन में जब दस्त वाले मामले में क्या पतले दस्त के साथ में अगर खून निकलने लगे या श्लेष्मा निकलने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपको पेचिश भी हो गई है। ठीक है, बैक्टीरिया एवं अमीबा के द्वारा कोनल के संक्रमण के कारण पेचिश होती है। दस्त या तो कार्यात्मक या आंगिक विकारों के कारण होते हैं। आंगिक का मतलब होता है अंग संबंधित और विकार मतलब होती है कोई गड़बड़ी हो जाना। तो जब अंग में कोई ऐसी गड़बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, दस्त देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया और अमीबा ये दोनों कारण होते हैं किसके, पेचिश के होते हैं। ठीक है, कार्यात्मक दस्त स्नायु पेशी अति सक्रियता से उत्पन्न भावनात्मक अवस्थाओं के फलस्वरूप होते हैं। भौतिक, रासायनिक या बैक्टीरियल कारणों में आंत में श्लेष्मिक झिल्ली के उत्तेजन या प्रवाह से भी दस्त लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे दस्त के बारे में और पेचिश के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब 9वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं। तो आमाशयी आंतरिक मार्ग में उस जगह दीर्घ अल्सर बन जाते हैं जहां आमाशयी रस श्लेष्मिक झिल्ली के प्रत्यक्ष सीधे संपर्क में आता है। ऐसे अल्सर को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अल्सर प्रायः आमाशय, गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूओडियन ओडिनम या फिर डियोडिनल अल्सर में होते हैं। ठीक है, ड्यूडोडिनल ड्यूडोडिनल अल्सर अति अम्लता से संबंधित रहते हैं, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर इससे संबंधित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपने पेप्टिक अल्सर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, क्या पूछ रहा है, लिखा है हेपेटाइटिस रोग के बारे में आप क्या जानती हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस रोग के बारे में आपको क्या जानकारी है। तो आप ध्यान में रखिएगा, हेपेटाइटिस सी क्या है, पीलिया है। आम साधारण हेपेटाइटिस पीलिया के नाम से जाना जाता है। साधारण अगर हम देहाती भाषा में देखें तो इसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं। हेपेटाइटिस इस प्रकार के कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो हेपेटाइटिस ए, बी, आई, सी,
इनमें से ए बी के विषय में काफ़ी खोज हो चुकी है। यह पानी से होने वाला एक रोग है। कौन सा? ए हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जो है ये पानी से रोग होता है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खोज वगैरह हो चुकी हैं। यह यकृत संबंधी लंबे समय तक चलने वाला रोग है। मतलब इसका संबंध जो किससे होता है? यकृति से होता है और ये लंबे समय तक काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलने वाला रोग है, जिसे ठीक होने में कम से कम 2 माह लग जाते हैं। मतलब अगर कोई किसी आदमी को पीलिया हो जाता है तो उसको ठीक होने में करीब करीब 2 महीने लग जाते हैं। यह रोग वायरस द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो यह वायरस के द्वारा फैलता है और वो वायरस कहाँ? पानी वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि कुपोषण पर टिप्पणी लिखिए। कुपोषण के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में यहाँ पे पूछ ले रहा है। तो कुपोषण के बारे में हम देखते हैं, जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य तत्व नहीं मिलते हैं, आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, जिसके कारण शरीर की वृद्धि और विकास तथा उसकी क्रियाशीलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह कुपोषण कहलाता है। अर्थात अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो हर गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो उनको जब उनके पास दूध ना होने के कारण वो उसको पानी ज़्यादा पिलाते हैं। मतलब थोड़ा सा 1 पाव या आधा किलो दूध खरीद लेंगे, उसको पूरा दिन चलाएंगे उसमें पानी मिला करके, तो उनके बच्चों का पेट निकल आता है, या तो वो बढ़ेंगे कम, वो बुद्धि से कमज़ोर होते हैं। वही लोग क्या होते हैं? कुपोषण के शिकार होते हैं। जब आदमी को पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ ना मिलता हो और कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा से अधिक मिलता हो, जैसे पानी एक हद तक अच्छा लगता है, अब उसको लगातार पानी पिलाया जा रहा है दूध में, जब उसको केवल दूध ही पीना है तो उसमें आप लगातार पानी बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो कुपोषण का शिकार हो ही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुण और मात्रा की वृद्धि से भी भोज्य तत्व शारीरिक आवश्यकता के अनुसार लिए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि बालक के जो गुण होते हैं, और बालक नहीं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके जो गुण होते हैं, उसकी मात्रा की वृद्धि से सभी भोज्य तत्व शारीरिक आवश्यकता के अनुसार, मतलब कोई कोई ऐसे भोज्य तत्व होते हैं जिनके गुण अधिक होते हैं, जिनमें प्रोटीन वगैरह की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो उनको हमें एक हिसाब से आवश्यकता अनुसार जितना शरीर को आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए। परंतु वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो पर्याप्त एवं उपयुक्त भोज्य पदार्थ से युक्त आहार का उपभोग करने पर भी उसकी पौष्टिकता के लाभ में उपभोक्ता को वंचित करती हैं। मतलब कह रहे हैं कभी कभी ऐसी भी स्थिति बन जाती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती उत्पन्न हो जाती है, जो पर्याप्त उपयुक्त भोज्य पदार्थ, मतलब कुछ जो पर्याप्त होता है उपयुक्त भोज्य पदार्थ में युक्त आहार का उपभोग करने पर भी पौष्टिकता से लाभ से उपभोक्ता को वंचित करती है। ठीक है। अतः कुपोषण के अंतर्गत अपर्याप्त पोषण, आवश्यकता से अधिक पोषण तथा उचित पोषण के मार्ग में उपस्थिति बाह्य वातावरण के परिणाम स्वरूप कुपोषण की दशाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुपोषण के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप अपने हिसाब से बताइए कि भोजन क्या है। तो वह सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें खाकर और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग करता है। मतलब कह रहे हैं प्रयोग करता है, मतलब ये कह रहे हैं कि वे सारे तरल पदार्थ पीने वाले और वो सारे ठोस पदार्थ जिनको हम खाते हैं, जिनको खा करके या फिर अपनी पाचन क्रिया द्वारा, जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है उसके द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है। मतलब जो हम बहुत सारे शारीरिक कार्य करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो उसके लिए हमें शक्तियाँ ज़रूरत होती हैं और वो शक्तियाँ हमें भोज्य पदार्थ से ही मिलती हैं, भोजन से ही मिलती हैं। भोजन कहलाते हैं यही भोज्य पदार्थ शरीर को ठीक रखते हैं। मतलब कह रहे हैं कि यही जो भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम खाते हैं, यही हमारे शरीर को क्या करते हैं? एकदम परफेक्ट रखते हैं। हवा पानी की तरह ही भोजन हमारे अस्तित्व के मतलब कह रहे हैं जिस प्रकार से हमारे लिए हवा और पानी जरूरी है, उसी प्रकार से जो भोजन है वो हमारे क्या अस्तित्व के लिए बुनियादी पदार्थ है। मतलब क्या कह रहे हैं, हमारे जो अस्तित्व के लिए वो क्या भोजन भी बुनियादी पदार्थ बन जाता है। वास्तव में मानव इतिहास में भोजन मनुष्य की एक मूल आवश्यकता रहा। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम देखें जो मानव का इतिहास रहा है उसमें जो भोजन है वो मनुष्य की क्या एक मूल आवश्यकता। मूल का मतलब होता है कि ये एक आधारित ये फिक्स चीज़ है कि ये मनुष्य को चाहिए ही चाहिए, जिसके मिल पाने पर
मिल पाने या न मिल पाने की अवस्था में हमेशा मनुष्य के भाग्य का निर्णय किया है। मतलब कह रहे हैं कि जिसका भोजन मिल पाएगा आपको या नहीं मिल पाएगा, इस अवस्था को हमेशा मनुष्य के भाग्य का निर्णय किया है। मतलब कह रहे हैं ये भाग्य के ऊपर होता है, मनुष्य पाएगा या नहीं पाएगा। जीने के लिए भोजन करना चाहिए और जो कुछ भोजन मनुष्य करता है काफ़ी हद तक उसी से मनुष्य स्वस्थ रहकर कार्य करता है। मतलब कह रहे हैं अगर आपको जीना है तो उसके लिए आपको भोजन की आवश्यकता होगी और काफ़ी हद तक अगर हम देखें जो मनुष्य होता है काफ़ी हद तक उसी से मनुष्य स्वस्थ रहकर कार्य करता है। मतलब जो भोजन करता है मनुष्य उसी से वो क्या रहता है, स्वस्थ भी रहता है और वो कार्य भी कर पाता है, प्रसन्न रहकर सही जीवन जीता है। जब वो भोजन करके भोजन उसका अच्छे से चल रहा है तो वो प्रसन्न भी रहेगा और वो अपना सही जीवन जिएगा। पोषण भोजन एवं भोजन तथा पौष्टिक तत्व व उनमें उपस्थित पदार्थ उनकी क्रिया व पारस्परिक क्रिया के विज्ञान को पोषण कहते हैं। जिसमें एक जीवन भोजन करता है उसको पचाकर अवशोषण करता है और शरीर द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब देखते हैं अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भोजन के पोषक तत्व बताइए। भोजन के कौन कौन से हैं जो पोषक तत्व हैं, तो उत्तर में आपको जवाब देना है भोजन के अंदर विद्यमान हुए सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर के रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो शरीर के निर्माण, जो शरीर आपकी बढ़ती है उसके लिए आपको ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा के लिए जो आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो शरीर में रोग आते हैं उनसे लड़ने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वही पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन सभी पोषक तत्व को 6 समूहों में विभाजित किया जाता है। मतलब भोजन के अंतर्गत हम 6 समूहों में बांट सकते हैं कि जो पाए जाते हैं क्या तत्व। पहला तो देख सकते हैं कौन सा, प्रोटीन, अमीनो एसिड, प्रोटीन तथा अमीनो एसिड। दूसरा क्या है, श्वेत सार या जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है, वसा तथा वसीय अम्ल। और चौथा कौन सा है, जल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 6 दिए गए हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने 4 ही गिनाए हैं। 4 नहीं गिनाए, यहाँ पे देखिए प्रोटीन, अमीनो एसिड 2, वसा 3, वसीय अम्ल 4, श्वेत सार या जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं 5, और एक जल आपका क्या 6। 6 के 6 पूर्ण हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला मुख्य तत्व है। क्या है ये, हमें ऊर्जा मुख्य रूप से प्रदान करता है। सामान्यतया 55 से 65% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट पदार्थों द्वारा ली जाती है। हमारे जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें से जो 55 से 65% जो ऊर्जा होती है वो हमें कार्बोज द्वारा ही प्राप्त होती है। निम्न आर्थिक वर्ग अपनी आवश्यकता अनुसार 90% कार्बोज पदार्थों द्वारा लेता है। मतलब कह रहे हैं कि जो निम्न आर्थिक वर्ग है वो अपनी आवश्यकता ऊर्जा का 90% कार्बोज पदार्थों द्वारा लेता है। जो ऊर्जा का 90% होता है वो कहाँ से लेता है, कार्बोज द्वारा ही लेता है। जबकि उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यकता ऊर्जा का 40% कार्बोज पदार्थ से प्राप्त करते हैं। तो कह रहे हैं जो उच्च आर्थिक के लोग होते हैं, वाले लोग होते हैं, वो अपनी आवश्यकता ऊर्जा, जो उनको आवश्यक ऊर्जा चाहिए उसमें से केवल ये 40% ही कार्बोज द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ वनस्पति जगत में से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का पेड़ पौधे में निर्माण प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा होता है। पेड़ पौधे पृथ्वी से जल लेते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं पृथ्वी से जल खींचते हैं। सूर्य के प्रकाश तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोज का निर्माण करते हैं। ये सारी चीज़ों जैसे पृथ्वी से जल लेते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये क्या करते हैं, कार्बोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधे को क्लोरोफिल वर्णक का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लोग कार्बोहाइड्रेट से आप जो कुछ भी जानकारी प्राप्त कर पाए हैं ये अच्छे से याद कर पाएंगे और उन्हें बता भी पाएंगे। देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे आपका 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
फ्रक्टोज से आप क्या आशय है, आपका जो फ्रक्टोज से क्या आशय है, तो यहाँ पे आपको जवाब देना होगा कि फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है। जो फल में मीठापन पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है, फ्रक्टोज के कारण पाया जाता है, क्योंकि यह फलों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, यह सबसे मीठी शर्करा होती है, यह सबसे क्या होती है, मीठी शर्करा होती है। सबसे मीठी शर्करा कहाँ पे पाई जाती है, तो फलों में पाई जाती है। और सबसे मीठी शर्करा किसे कहते हैं, तो फ्रक्टोज को ही कहते हैं। इस शर्करा के रवे आसानी से नहीं बनते, मतलब कह रहे हैं जो ये शर्करा होते हैं इसके रवे नहीं बनाई जा सकते आसानी से। छोटी आंत में जाकर फ्रक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहते हैं कि जो ये फ्रक्टोज है ये छोटी आंत में जाने के बाद किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, और तब रक्त द्वारा इसका अभिशोषण होता है। मतलब कह रहे हैं तब इसका रक्त द्वारा क्या होता है, अभिशोषण होता है। ये पके फल शहद पौधे के रस में होती है। ये क्या होती है, पके फल में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। और जो पौधों में रस होते हैं, छोटे छोटे पौधों को अगर आपने कभी खाया होगा तो उसमें थोड़ा बहुत मिठासपन पाया जाता है, वो फ्रक्टोज के कारण ही पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 15 क्या, करीब करीब 7 क्वेश्चंस हमने पिछली बार ही कवर कर लिया था, तो 8 क्वेश्चन आज हम लोगों ने और कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।